बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं, जहां उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों में IMF की सरबराह से एक अहम मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान के लिए मुआशी बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात हुए हैं। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान के सियासी मामलात की बात की जाए तो हुकूमत और अपोजिशन में तनाव बढ़ता नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये तमाम तर मामलात किस तरफ जा रहे हैं, और भी टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। आपको भी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दुबई में IMF की सरबराह से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात से पाकिस्तान को अगर कोई मुआशी बेल आउट पैकेज मिल जाता है तो उससे पाकिस्तान में कितनी बेहतरी आने की उम्मीद है? पाकिस्तान जो है इस वक्त जैसे ज़ाहिर नज़र आ रहा है, आने वाले दिनों में इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए बहुत सारे बहरान खड़े हो रहे हैं, और वो बहरान जो हैं वो इस तरह से खड़े हो रहे हैं कि जो ये बदमाशिया का निज़ाम है ये चल नहीं पा रहा, ठीक है। और बदमाशिया का निज़ाम आने वाले दिनों में चूँकि एहतसाब, गिरफ्तारियाँ, और गिरफ्तारियाँ न सिर्फ ये कि अपोजिशन की सफ़ों से, बल्कि एहतसाब जो है वो ख़ुद हुकूमती जो अरकान हैं उनके अंदर बेचैनी है। निज़ाम आने वाले दिनों में मज़ीद तनाव की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब इस पूरे तनाव में मैं आपको बताऊं कि होने के एक तो ये कि इमरान खान साहब गालिबन अपनी जो काबीना है उसमें कुछ रद्द-बदल कर सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि चंद रोज़ पहले जो काबीना का इजलास हुआ, मैंने ये बात शायद पहले मैं नहीं जानता कि या नहीं कि उन्होंने काबीना के इजलास में जो शख्सियात कोशिश कर रही थी कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत शुरू की जाए और उसके नतीजे में कोई मफाहमत हो और उसके नतीजे में कोई जो है वो बातचीत आगे चले और पार्लियामेंट का माहौल बेहतर हो, ये सब कुछ हो और मिल के चला जाए। इमरान खान जो हैं उन्होंने उसमें कहा कि जिसने हुकूमत छोड़नी है, जिसने काबीना छोड़नी है वो चला जाए, लेकिन हाँ, और वो मैं किसी सूरत जो है वो बातचीत नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि पहले ये कहा गया कि जी आप बातचीत करें, मफाहमत का रास्ता खोलें तो उसके नतीजे में पार्लियामेंट चलेगी। अच्छा, उसी के नतीजे में शहबाज शरीफ आ गए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह के तौर पे, लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी के सरबराह के तौर पे आने के बाद पार्लियामेंट का माहौल और ख़राब हुआ, ठीक है, और ज़्यादा ख़राब हुआ। और उसके बाद ये हुआ कि ज़ाहिर जो स्पीकर साहब हैं असद कैसर साहब, उन्होंने असेंबली का इजलास भी चलाना है किसी ना किसी तरह, उधर भी ठंडा, लेकिन वो दिफाई पोजीशन में, वो दिफाई पोजीशन में इसलिए हैं, उसकी वजह यह है कि वो कोशिश करते हैं कि वॉकआउट ना हो, इजलास चले, सब कुछ हो, तो वो दिफाई, उधर से शोर शराबा शुरू होता है, इधर से होता है वो दिफाई पोजीशन में, बिल्कुल ऐसी जैसे नैब दिफाई पोजीशन में, ठीक है ना। उधर से शोर शराबा शुरू होता है कि इसको नहीं पकड़ा हमें पकड़ लिया, उसको नहीं पकड़ा हमें पकड़ा, वो बैलेंस करने के चक्करों में कि 50 दहशतगर्द उधर से मारे गए तो 4 मजलूमों को भी इस तरह का खेल शुरू हो जाता है, साथ ही मार दो, ये वो वाली पॉलिसी के बैलेंस के चक्कर में जो है वो नैब भी आप देखें हर दूसरे दिन नैब वजाहत कर रहा होता है, हर दूसरे दिन नैब वजाहत कर रहा होता है, हम सबके साथ, हम यकसा एहतसाब चाहते, हम बिल्कुल ये अपने मतलब हर हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर आपको नैब का एक वजाहती बयान सामने आता है, ठीक है, और फिर उसके नतीजे में वो एक को पकड़ते हैं, दूसरे को दो उधर हाथ डालते हैं उधर, तो नैब भी दिफाई पोजीशन में है, स्पीकर साहब भी दिफाई पोजीशन में है। और अब आप देखें कि सिंध हुकूमत जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वो अगर वहां पे गिरफ्तारियां होती हैं, अब असलम मसूद साहब तो आ गए, ठीक है, बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, बड़ी गिरफ्तारियां क्यों, और इसीलिए जरदारी साहब ने बेल खाया कि मेरी पहले जो नजरसानी की अपील है वो पहले लगा दी। अच्छा, पहले नजर इसलिए कि अगर वो नजरसानी की अपील नहीं होती, ये वो फैसला है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे चुकी है कि JIT के अंदर, JIT में ECL में नाम डाल दिए जाएं, नैब शुरू करे काम अपना। तो 12 तारीख को जरदारी साहब चाह रहे हैं, जरदारी साहब ने भी, मुराद अली शाह साहब ने भी, बिलावल साहब ने, इन सब ने कहा है कि उसको जल्द समात के लिए नजरसानी की अपील डाल दी, क्योंकि खतरा ये है कि 12 से पहले या किसी भी वक्त गिरफ्तारियां बड़ी ना शुरू हो जाएं। अच्छा, अब मामला ये कि बड़ी गिरफ्तारियां होती हैं तो सिंध हुकूमत कहाँ खड़ी होती है, और सिंध हुकूमत जो है वो इस पूरे एहतसाब के अमल को, इस पूरे सारे मामलात को वो लेके जाएगी कि हमसे वसाइल छीने जा रहे हैं,
जी। ठीक है, हमारे सिंध के ऊपर डाका डाला जरदारी जा साहब रहा कह है, भी ये चुके हैं, जरदारी साहब बार बार कह रहे हैं 18वीं तरमीम, ये सारा वसाइल का चक्कर है, ये सारा हक ये मारने मामला है, नहीं वो दिया मामला, जाएगा। बिल्कुल वो उस तरफ ले जाएंगे। एक कमाल की बात यह है कि जो आईएमएफ है, जो मैं बार बार बात कर, आईएमएफ कह रही है कि सूबों को कम पैसा दें पाकिस्तान, जी। और आईएमएफ की जो शरायतें हैं, बहुत सारी शरायत, उनमें से एक शर्त यह है कि सूबों को कम पैसा दिया और जाए, सिंध का खास तौर सिंध पर का खास जिक्र। तौर पे कि सिंध को पैसे कम दिए जाए, ये आईएमएफ की शर्त है। हुकूमत जो है वो भी चाहती है कि सूबों को कम पैसा दें ताकि वफाक के पास कुछ तो बचे। ये एनएफसी अवार्ड जो है ये तो गलत, और 18वीं तरमीम के बाद तो बिल्कुल ही सर पैर खत्म हो गया। अब मामला ये है कि इस असेंबली में जहां इमरान खान साहब आए हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत बनी है, वो इसको अपोजिशन और खुद जो हुकूमती सफ़ों में मौजूद ऐसे लोग हैं, अब कहां तक ये होगा कि आप लोगों को खुश करेंगे, ठीक है ना, इधर कोई नाराज हो जाता है, कोई इधर नाराज हो जाता है, सब एमक्यूएम भी अब खफा नजर आ रहे हैं सब, मैंने कहा ना सब खफा होंगे, सब खफा हैं। अब मैं आपको बताऊं, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसमें जनाब उसके अंदर मुझे नहीं पता कि शेख रशीद साहब उसमें हैं, आ सकते हैं, नहीं आ सकते, स्पीकर साहब लाते हैं, नहीं लाते। अब देखिए ना कितनी, यानी एक बेढंगा निजाम है जो खुद ब खुद गिर रहा है। मैं कह रहा हूं ना इसको, ये खुद ब खुद निजाम, मैं निजाम की बात करता हूं, ये अब गिरता हुआ नजर आएगा, बोसीदा निजाम, ये चल नहीं पा रहा। अब ये देखेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो है वो अब शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब के अंडर एक पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास होता है, उसमें बड़े घपले जो हैं उनके ऊपर पानी डाल, बिल्कुल खामोशी के साथ, ये नहीं होगा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट नहीं डिस्कस होगा, फलानी, वो बिल्कुल बिल्कुल बेकार किस्म की पब्लिक अकाउंट कमेटी है। ये असेंबली, ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है, मैं पहले ये बात बहुत पहले से कह रहा हूं कि ये इररेलेवेंट होके अब बोझ बन चुकी है। डॉक्टर साहब अब बोझ हर रोज का करोड़ों रुपए का खर्चा इस असेंबली पे हो रहा है, जिसमें से कुछ नहीं निकलेगा, ना सेनेट से ना कौमी असेंबली से। आप वजीर बनाते चले जाएं, आप मुशीर बनाते चले जाएं, आप इजलास पे इजलास करते चले जाएं, आप जो इसमें से कोई कानून, कोई सलाहत नहीं होने जा रही, इसमें से कोई कुछ भला नहीं निकलेगा इस असेंबली में से। लेकिन डॉक्टर साहब, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहब को पीएससी के चेयरमैनशिप से निकाला जाते तो हालात खराब होंगे। हालात पहले बड़े अच्छे हैं, हालात पहले बड़े अच्छे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, देखें ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो देखें, बात ही है कि वो तो झगड़ा फसाद, दंगा फसाद अगर होता है और हुकूमत नहीं चलती तो ये ऑपोजिशन को सूट करता है। लेकिन ऑपोजिशन को ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि अगर पार्लियामेंट टूट गई तो फिर उसके नतीजे में क्या होगा। ये ख्वाजा आसिफ साहब अगर ये भी बयान फरमा दें साथ साथ तो बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर पार्लियामेंट चली गई, इमरान खान साहब ने कह दिया कि पार्लियामेंट में तोड़ रहा हूं, तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब इसके आगे भी बात करें ना, एहसन इकबाल साहब इसके आगे भी कुछ फरमाएं, शहरी रहमान साहब इसके आगे भी बताएं कि फिर क्या मतलब ये कि दोबारा इलेक्शन होंगे। ये क्या, ये इनका ऑपोजिशन का ये ख्याल है कि मुल्क जो है वो मिड टर्म इलेक्शन की तरफ कि हकीकतन ये हमारे बड़े बड़े जुमा, मैं किसी का जिनका नाम लिया उनकी, ये छुन्ने काके हैं। मुल्क क्या दोबारा इलेक्शन की तरफ जा रहा है? ये अरबों खरबों रुपया जिस मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ा हो, वो मुल्क अभी इलेक्शन करा के बाहर निकले हैं और उसके नतीजे में ये चीज सामने आई, तो फिर क्या इलेक्शन की तरफ जा रहा है मुल्क? इलेक्शन अगर इमरान खान से, ये किस दुनिया में रहने वाले लोग हैं, मैं समझ से बाहर है। इनका भी ये है कि हुकूमत नहीं चलेगी और हम आ रहे हैं, और हकीकतन मैंने कल बताया था नहीं, उस कैफियत से गुजर रहे हैं कि शायद वाकई इनकी हुकूमत आ रही है, वाकई इनकी हुकूमत आ रही है। मुस्लिम लीग नून वाले जिस कैफियत में इलेक्शन से पहले जरदारी साहब आ गए थे, एक जरदारी सब पे भारी डांस हो रहा था इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है ना, वो नायक नहीं हुआ, वो अलग आना। अब मसला ये है कि अब उस पूरे उसमें आ गए अब शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब, और यहां मसला ये है कि ये बात समझना इंतहाई मुश्किल हो गया है। मैंने आपसे कहा ना कि वो शहबाज शरीफ साहब बीमार हैं, हकीकतन बीमार हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो लोगों पे ये हो रहा है कि बीमार नहीं, वाकई बीमार है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब हकीकतन बीमार हैं, लेकिन मामलात को ऐसी जगह ले गए हैं सारे सियासतदान के बीमारी नहीं लगती किसी की, सच झूठ के का फर्क नहीं। जरदारी साहब भी बीमार, जरदारी साहब वाकई बीमार हैं, जरदारी साहब हकीकतन बीमार हैं, ठीक है ना, और उनका हार्ट ऑपरेशन उनका हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर, जो उनकी सर्जरी हुई है, और मैं उन डॉक्टर्स को जानता हूँ, वो इत्तेफाक से कोलीग्स रहे जिन्होंने उनकी सर्जरी की है। बात यह है सारी कि अब इस पूरे, लेकिन एहतसाब अपनी जगह होना है, और जितने दिन गुजरते चले जाते हैं, जितनी देर ये ताम झाम सारा खड़ा है। देखिए, मैं निजाम की बात क्यों कर रहा हूं, मैं ये जहां जमहूरियत बिल्कुल होनी चाहिए, जमहूरियत के बगैर तो कौमें आगे नहीं जाती, लेकिन मामला ये कि ये जो पार्लियामेंट और ये जो निजाम है
और जिसके अंदर सूबे जो हैं वो, अब आप देखें पार्लिमानी निजाम, मैंने कल जैसे बात की थी, दुनिया का सबसे बड़ा पार्लिमानी निजाम कहां पे? भारत है ना। भारत के अंदर हम कहते हैं कि बड़ा पार्लिमानी निजाम है और एक बड़ी जमहूरियत है और बड़ा उनका आइन बन गया, बड़ा सब कुछ हो गया। लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ? उसमें बार बार इलेक्शंस करवा के, बार बार इलेक्शंस हुए, वक्त पे होते रहे, वक्त पे बड़ा जबरदस्त हुआ, वहां मार्शाल्लाह नहीं लगा, सब कुछ। लेकिन तय क्या हुआ? तय ये हुआ भारत के अंदर कि वो एक निकाब उतर गया भारत के अंदर, जमहूरियत का जो सो कॉल्ड जमहूरियत वहां चल रही है, निकाब ही उतर गया कि लोगों को अब ये पता चला कि हिंदू अक्सरियत जो है वो ईसाइयों को, वो मुसलमानों को, वो सिखों को, मतलब ये बात देर से 50 साल लगे ना, ये जमहूरियत और सेक्युलर, ये हम जो लिबरल शिबरल आजाद ख्याल, ये वो इंसानी हकूकों को, आखिर में क्या निकला? आखिर में वही निकली बदतरीन आमरीत कि एक शख्स गुजरात में कत्लेआम करता है और उसके बाद वो आगे निकलता है, वो आगे निकलता है, वो आगे निकलता है और तय हो जाता है कि जो एक इंतहा पसंदी की सोच है वो जनाब वहां पर आती है और वो जो जमहूरियत थी, वो जमहूरियत, उसका बेड़ा गर्क सत्यानाश हो जाता है। ये सबसे बड़ी दुनिया की जमहूरियत है, लेकिन वो इंतहा पसंद जमहूरियत है। देखिए अमेरिका में तो कोई 200-250 साल लगे हैं ना कि दोबारा सफेद फार्म, और वहां पर भी वो चीज आ गई है जो ट्रंप की सूरत में कि जी बिल्कुल जनाब काले नहीं और फलान नहीं, और इमिग्रेशन के 2-2.5 100 साल लगे हैं उनको चले वहां तक। ये तो 50-60 साल के अंदर ही तिया पांचा हो गया ना सारा। ये तो खत्म हो गया ना, ये तो बहुत जल्दी निकाब उतर गया इस सिस्टम का। जमहूरियत वहां हालांकि सदारती निजाम है और यहां पर पार्लिमानी निजाम है भारत में, लेकिन दोनों जगह आप देखें कि अच्छा आमरीत कोई हल नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि दोनों निजाम किस तरह से खुले और किस तरह से खुल के सामने आए हैं। वहां पर सदारती निजाम है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो है वो बिल्कुल वही सोच है जो तकरीबन मोदी साहब की सोच ही लेकर आए हैं ना डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा अब मामला क्या है सारा कि अब पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान के अंदर एक नीम, वो कहते हैं ना नीम पार्लिमानी, कोई नीम सदारती, कोई नीम मार्शल्ला, कोई अजीब किस्म का आपका सिस्टम चलता रहा है और यहां यानी पिछले 70 सालों से और यहां पहुंच गए। और बिल्कुल आप सोचें कि जी अयूब खान साहब का दौर क्या था? सदारती था, पार्लिमानी था, उसमें मतलब कुछ अरसे के लिए सदारती आया, लेकिन वो सदारती निजाम उस वक्त था जब वो फील्ड मार्शल भी थे। अच्छा फिर उसके बाद एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है, वो कहते हैं कि नहीं दोबारा पार्लिमानी की तरफ जाना है, पार्लिमानी आता है, फिर उसके बाद जो है मुल्क 2 लख्त हो जाता है, फिर वो पार्लिमानी आगे चलता है, फिर उसके बाद ज़िया उल हक साहब आ जाते हैं 77 में, फिर उसके बाद सदारती रेफरेंडम होता है, वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, सदारती रेफरेंडम होता है, फिर एक नीम सदारती नीम पार्लिमानी कुछ जुनीजो साहब आ जाते हैं, फिर उसके बाद एक पार्लिमानी निजाम आता है, उसमें 58-2 भी एक कोई सर पैर आप कैसे मुल्क आगे चलाना है। और उसके बाद जनाब वो फिर 18वीं तरमीम खत्म होती है, फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब आते हैं, फिर उसके बाद इलेक्शन होते हैं, शौकत अजीज आ जाते हैं, बिल्कुल शौकत अजीज साहब भी हैं, बिल्कुल आप उनको जुनीजो साहब से मिला लें क्योंकि ऊपर जो है वो आर्मी चीफ भी है मुशर्रफ। फिर रेफरेंडम होता है, फिर एक तो, और उसके बाद फिर ये पिछले 2008 में जो NRO ज़्यादा जमहूरियत आती है, उसमें मुझे बताएं क्या यूसुफ गिलानी साहब के पास फैसला करने की सलाहियत थी या राजा परवेज साहब के पास? जरदारी साहब बैठे हुए, मैंने अपने हाथों से सारे इख्तियारात दे दिए। अब जरा बात सुने, मैंने इख्तियारात दे दिए, कौन है दुनिया में ऐसा जो मुझसे ज्यादा सीधा सादा भोला भाला शख्स हो? मैंने अपने हाथों से इख्तियारात दे दिए। मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैंने भी दे दिए इख्तियारात, और भाई खुदा का वास्ता, और बाहर पार्लियामेंट से बैठे हुआ शख्स जो है वो फैसला कर सकता है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई शख्सियत ने क्या करना है उस 18वीं तरमीम में। और बहुत सी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन उसके बाद आप जरा बातें सुनिए ना कि ये बातें क्या लोगों के सामने क्या आ रही हैं सामने कि राजा परवेज ज्यादा ताकतवर हैं और जरदारी साहब ताकतवर तो नहीं है, मैंने अपने हाथ से अपनी ताकत दे दी सारी, ठीक है। और वो फिर अभी निकल के आ रही है कि समिट बैंक, कभी फलाना, कभी फलूदे वाला, कभी अल्लाह जाने। अच्छा, और सूबों के पास सारा पैसा चला गया और वफाक जो है वो खसारे में जा रहा है, कर्जा उसने उतारना है, दिफाई बजट उसने देना है, और जनाब ये MNS के पैसे उसने देने हैं, और वो पता नहीं 600 अरब का खसारा है उसको। अब मामला ये इस तरह, अब आगे कैसे मुल्क चलेगा? ठीक है ना, मुल्क आगे कैसे चलेगा? इमरान खान जो है वो यहां तक तो आ गया, वो बार बार करते हैं, कह रहे हैं कि NRO नहीं होगा,
क्योंकि एनआरओ और डील नहीं होगी, क्योंकि हल्की थोड़ी सी डील हुई, एनआरओ हुआ या जो भी हुआ कि शहबाज शरीफ साहब को बनाया गया ना, यू टर्न मारा। ओ भाई, पार्लियामेंट कैसे चलानी है शहबाज शरीफ साहब को खुद भी अंदाजा होना चाहिए कि ज्यादा अरसे ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपना प्रोडक्शन ऑर्डर खुद जारी करते रहें। ये जो है ना, ये कोई खेल नहीं हो रहा, ये कोई मजाक नहीं हो रहा कि आपका जो, मैं आपको देखें क्या अजीब बात देखें आप, 1971, ये जरा फिगर देखें आप, 1971 1971 पूरे मुल्क पे कितना कर्जा है? 30 अरब रुपया, 30 अरब। और हर शख्स पे कितना कर्जा है 1971 में? 500 रुपए, ठीक, 500 रुपए। 2018 में वो जो 30 अरब कर्जा था वो 30,000 अरब हो चुका है 2018 में। और जो 500 रुपया फी शख्स कर्जा था हर आदमी पे, इस वक्त वो 1,42,000 है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें कि 5,000 अरब रोजाने का इजाफा होता था पीपल्स पार्टी के दौर में, और उसके बाद जो है वो अब जो है वो 8,000 अरब रुपया रोजाने का इजाफा हो रहा है। अच्छा, अब मसला ये इस तरह अब मुल्क कैसे चल रहा है इस वक्त? आईएमएफ से तो आपने कर्जा नहीं लिया अभी तक, आईएमएफ के पास आप नहीं गए, अभी तक तय नहीं हुआ, मुज़ाकरात हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप उनके पास नहीं गए। 2 अरब जो है वो 3 अरब ये 2 अरब मेरे ख्याल से सऊदी अरब की तरफ से आया, 1 अरब यूएई की तरफ से आया, और बाकी जो पैसा चाइना की तरफ से आया था वो आया था केयर टेकर दौर में। अब मसला ये है कि अब इस पूरी सूरत हाल में आने वाले दिनों में अब मुल्क कैसे चल रहा है? मुल्क इस तरह चल रहा है कि नोट छप रहे हैं, ठीक है ना, नोट हम छाप रहे हैं, और नोट छाप के हम मुल्क इस वक्त चला रहे हैं। और ये इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा मसला इसलिए है कि ये पार्लियामेंट, वो चाहते हैं कि इस्लाहात हो, यकसा निसाब हो, ये हो, और आने वाले दिनों में ये पार्लियामेंट और ये सूबाई असेंबलियां कितने वजीर, कितने मुशीर बनाएंगे आप? क्या करेंगे आप? कैसे? क्योंकि सब के सब जो हैं वो, और एक बिल्कुल थकी हारी, बिल्कुल आप समझें कि बेजार किस्म की ब्यूरोक्रेसी है, वो काम करने को तैयार ही नहीं है। वो इस चक्कर में बेशुमार ब्यूरोक्रेट्स रिटायर्ड और हाजिर सर्विस, वो कहते हैं यार ये क्या मुसीबत है, मतलब हमें हमारा खाना पीना तो सारा खत्म हो गया, वो हमारे कमीशन सारे खत्म हो गए, और वो काम करने को तैयार नहीं हो रहे क्योंकि उनको लालच खत्म हो गया। डॉक्टर साहब, पहले वो स्याह और सफेद दोनों के मालिक थे, अब जाहिर है वो देखे ना अब अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में मामलात क्या है? मामलात ये है कि पार्लियामेंट काम नहीं करके दे रही, ठीक है। ये पार्लियामानी निजाम उन मुल्कों में चलता है जहां पर आप बात करें कि लोगों के अंदर शऊर होता है, तालीम होती है, ठीक है। भारत के अंदर भी आप भारत की जरा फिल्में देखें या उनकी पार्लियामेंट देखें, भारत के अंदर भी उसी तरह की बदमाशियां जीतती है जैसे पाकिस्तान में जीत के आ जाती है। उनकी बदमाशियां फिल्मों में देखें ना आप, इंडियन जो भारत खुद नहीं जाते वो भारत की सिर्फ फिल्में देख लें कि उनके जो वहां पर लीडर जीतते हैं वो किस तरह के गुंडे बदमाश होते हैं। चलिए फिल्में ना देखें, हकीकत में ही देख लें, हकीकत में देख लेंगे कौन से लोग इस वक्त रूल कर रहे हैं भारत में, और क्या हो रहा है इस वक्त कश्मीर में, और क्या हो रहा है ईसाइयों के साथ, या वो जो आजाद ख्याल जो इंसानी हकूक की बात करने वाले आम भारतीय थे उनके साथ इस वक्त क्या हो रहा है, ठीक है। तो बात यह है कि वो क्योंकि ठग बदमाश उचक्के आखिर तय हो गया कि भारत के पार्लियामानी निजाम में भी वही आए हैं और नफरतें फैल गई हैं। आपके अंदर भी पार्लियामानी निजाम आया और उसने क्या दिया आपको कि जितना ज्यादा पैसा है वो जीत के फिर आ जाओ, खैर है यार, अगला उसका बच्चा आ जाएगा, उसका बच्चा आ जाएगा, उसका भाई आ जाएगा, उसका चाचा मामा आ जाएगा, और उसके बाद असेंबली में बैठ जाएंगे और इसमें वो एहतसाब करेंगे, ठीक है। वो पुलिस से सलाहत करेंगे, वो जेलों को ठीक करेंगे, वो मतलब है वो पीआईए को दुरुस्त करेंगे। यहाँ पे कोई पीआईए को ठीक करने के लिए बैठा हुआ आया है कोई चक्कर में कि जल्दी पैसा बनाओ और इसको बेचो और भागो? स्टील मिल को ठीक करने के लिए लोग आके बैठे हैं क्या, करोड़ों रुपया अरबों रुपया लगा के इलेक्शंस पे? तो बात यह है कि ये निजाम, ये सिस्टम, अब इसमें इमरान खान जो है आने वाले दिनों में देखें, कल उन्होंने एक गुस्से में उनकी तकरीर थी कि मैं कोई एनआरओ नहीं दूंगा और मैं एहतसाब करूंगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि लोगों का मुंह ही बंद नहीं हो रहा। यानी बात यह कि उनकी अपनी पार्टी में भी लोग लगे हुए हैं। इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि बेशुमार ऐसी शख्सियात हैं जो कि एक ही वक्त में उन्होंने मुस्लिम लीग, जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं ना कि हमारा राब्ता है, वो दुरुस्त कह रहे हैं बात, वो कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब इंतजार कर रहे हैं कि मेरी जमानत हो जाए
वो उनको ये अंदाजा है कि मेरी जमानत हो जाएगी। जी, अगर उनकी जमानत हो जाती है, वो बाहर आते हैं, बाहर अगर वो चले मुल्क से बाहर नहीं भी जाते, वो जेल से बाहर आ जाते हैं, तो पंजाब की सियासत एकदम फाल हो जाएंगे। ठीक है, वो फाल हो जाएंगे। और फाल होने के बाद बेशुमार ऐसी शख्सियात हैं जो कि पीटीआई की जो खामोशी से इस वक्त नवाज शरीफ साहब से रब्ता कर रही है, क्योंकि एक निजाम ऐसा है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब तो ना, तो ये भी करो, ये भी करो, खुल के करो, ये करो, फलां करो। इमरान खान कह रहे हैं कि मैं बुजदार उस्मान बुजदार साहब को रखूंगा। आज चौधरी शुजात हुसैन साहब से नईम उल हक साहब मिले तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी, चौधरी शुजात साहब ने कहा कि हमारे कोई इख्तलाफ नहीं है। अमलन जो है पंजाब की सियासत पे जो सबसे ताकतवर शख्सियत इस वक्त है, अगर कोई पंजाब की सियासत में मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबले तो चौधरी शुजात और परवेज इलाही साहब हैं। लेकिन मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब को कैसे हटाएंगे इमरान खान? जी डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेते हैं। इमरान खान साहब अगर हटाएंगे शहबाज शरीफ साहब को, तो इमरान खान साहब लेकर तो आ गए हैं ना, अगर हटाते हैं तो उनको कहा जा रहा है कि असेंबली के अंदर आपकी हुकूमत को हिला दिया जाएगा। आप जरा वक्फा लें, मैं उसके बाद बात करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब को हटाना मुश्किल हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, सऊदी वली अहद के हवाले से कहा जा रहा है कि वो दौरा पाकिस्तान करेंगे। क्या आप समझते हैं कि उनका दौरा पाकिस्तान जल्द मुतवक्किल है? जी, वो आ रहे हैं, उनकी तो तारीख अनाउंस हो गई और वो बहुत अहम दौरा है मोहम्मद बिन शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान का। और मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि वो दौरा अहम है, और उस दौरे में ये ज़हन में रहे कि वो 5 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। ठीक है, वो पाकिस्तान के बाद वो मलाइशिया, इंडोनेशिया, चाइना, पहले गालिबन चाइना, पाकिस्तान से चाइना, और फिर उसके बाद वो इसी महीने उन्होंने भारत भी जाना है। ठीक है, इसी यही जो है यानी भारत भी है इसमें। और उनका जो उनके साथ जो इतलात है वो ये है कि तकरीबन 300 सऊदी आला शख्सियात, कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ मेहमान उनके जो कारोबार से, सियासत से अहम शख्सियात, वो वली अहद के साथ इस पूरे दौरे में होंगी। पाकिस्तान, चाइना, मलाइशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, ये सब। और वो ये दौरा बहुत अहम, दुनिया इस दौरे को बहुत अहमियत दे रही है, पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का दौरा नहीं है, ये ज़हन में रखें, ये एशिया का दौरा है। और उसमें मैंने मुल्क आपको बता दिए, खासतौर पे चाइना, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, मलाइशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, और बड़ा वफ्द उनके साथ है, 300 मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। अब मामला ये है कि ये भी बात ज़हन में रहे कि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू भी भारत आ रहे हैं इसी महीने। सही, ठीक है, बहरहाल वो उस पर जब हम खित्ते की बात करेंगे तो आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तो ये है कि सऊदी वली अहद जो है, सऊदी वली अहद उनका दौरा पाकिस्तान का, पाकिस्तान इंतजार कर रहा है बहैसियत कौम के सऊदी अरेबिया हमारा बरादर मुल्क और उनके जो वली अहद वो तशरीफ लाते हैं पाकिस्तान, और क्या यहाँ पे बातचीत होती है, किस तरह मुआहिदा, मुख्तलिफ बातें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ 14 अरब डॉलर्स के मुआहिदे होंगे, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के दरमियान होंगे, कैसे होंगे, वो तफसील आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी। अच्छा, अब इसमें जो अहम बात, मैं दोबारा बार बार बात कह रहा हूँ, वो ये कह रहा हूँ कि सिस्टम इमरान खान की हुकूमत को चलने नहीं दे रहा और आगे जाके मजीद बहरान पैदा करेगा। और उसमें आप ये देखें कि ये अगर अदालत से देखें, जमानत जो है वो अब बीमारी की बुनियादों पे है नवाज शरीफ साहब की। दूसरी जो जमानत वैसे नजर सानी की अपील थी वो वापस ले लेंगे गालिबन कल, और फिर बीमारी वाली जो की बुनियाद पे जो जमानत है वो मंगल को। और इसी तरह से जरदारी साहब ने कहा कि मेरी जल्द जो है वो नजर सानी की अपील उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुजारिश की है कि 12 तारीख को, वो भी गालिबन मंगल का ही रोज आ रहा है, गालिबन 12 तारीख, ऐसे ही गालिबन ऐसे ही। अच्छा, तो अब वो ये 12 अगले हफ्ते में ये बात वाजे होगी कि नजर सानी की दरख्वास्त जो है उस पर क्या होता है और मियां नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त पे क्या होता है। लेकिन इख्तिसाब भी साथ चलना है, और ये बात ज़हन में रखिए, एनआरओ नहीं हो रहा, सिस्टम, ये निज़ाम, ये हुकूमत, ये सब कुछ आगे पीछे हो सकती हैं चीज़ें,
लेकिन एहतसाब नहीं रुकेगा और एनआरओ और डील नहीं होने जा रही। जो असल बात है ना, वो डील और एनआरओ की है, वो नहीं होने जा रही। और अगर ये निजाम, अगर ये सिस्टम रियासत ने आगे जाना है, मुल्क अवाम ने आगे जाना, अवाम जो है ना मट्टी की तरह होते हैं, मट्टी जैसे अच्छी, माशरा जो है ना, माशरा अवाम माशरा है, ठीक है ना, अवाम मट्टी की तरह, मट्टी अगर अच्छी होगी, जरखेज होगी, तो उसके ऊपर अच्छी फसलें उगेंगी, अच्छे पौधे उगेंगे। अगर आप मट्टी खराब कर देंगे ना किसी खेत की, किसी जगह की, तो फिर उसके बाद वहां कोई पौधा नहीं उगेगा। तो माशरा जो है, जिस माशरे के अंदर ये बात होने लगे कि जी यहां पर बरादरियों पे पैसे, अरे ये तो होता है ना, देखो वो बच के निकल गया था, पहले फिर निकल जाएगा, अरे छोड़ो। अब आपकी जो 64% आज आपके बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो कि आने वाले दिनों में और नौजवान बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया की तरफ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा। अब मामला ये कि क्या उनके ऊपर आप ये निजाम फेंके जाएंगे कि जो बच्चे मुकाबले का इम्तिहान दे रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाइयां कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जा रहे हैं, जो दिन रात, वो अचानक बैठे रहते हैं और उनके ऊपर एक किसी लाट साहब का बच्चा आके उनके सरों में बैठ जाता है, ठीक है, और पता चलो एचईसी ने जाली मेडिकल कॉलेज बना दिए, सर्टिफिकेट दे दिए, फलां दे दिए। ये अब निजाम सिस्टम चल नहीं सकता। ये कुछ भी कर लें, अब ये निजाम गिरेगा, क्योंकि आपने तसाब करना है। और सवाल ये है कि पार्लिमानी निजाम तो ये डिलीवर नहीं कर पा रहा, ठीक है। इमरान खान, अगर देखो ऑप्शंस क्या हैं, इस पे आने वाले दिनों में मजीद बात करेंगे। इमरान खान ने कायमा कमेटी से अब शहबाज शरीफ साहब को अगर हटाना ऑफर्स करें, लेकर तो आ गए, अब अगर हटाना हो तो उसमें 30 अरकान है। जो कायमा कमेटी है, ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 30 अरकान है। 30 में से 15 हुकूमत के हैं और 14 ऑपोजिशन के हैं जी। लेकिन जो 15वां रुकन है वो है वजीर खजाना और उसका वोट नहीं होता। सही। तो यानी 14-14 हो गए दोनों के, ठीक है। और एक रुकन ज्यादा है जो कि वजीर, हटाना हो आपने तो आपको स्पीकर को अक्सरियत चाहिए हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की कि वो स्पीकर से कहे कि शहबाज शरीफ साहब को हटाएं। और इस वक्त जो है अख्तर बेंगल साहब नाराज हैं, क्योंकि उनके जो उनसे जो वादा हुआ था बलूचिस्तान के हवाले से, उनके अराकीन, क्या उनके अराकीन वोट देते हैं शहबाज शरीफ साहब को हटाने के लिए? नहीं देते। और अगर नहीं देते तो शहबाज शरीफ साहब हट नहीं सकते। ऐसे थोड़ी कि स्पीकर हटा देगा, ऐसे नहीं होगा। जब तक उस कायमा कमेटी के अराकीन की अक्सरियत नहीं कहेगी, जिसमें इत्तेहादी भी हैं इमरान खान साहब के, शहबाज शरीफ साहब नहीं हट सकते जी। अच्छा, अब स्पीकर जो है वो दिफाई पोजीशन में है। स्पीकर चाहते हैं कि हाउस भी चले और किसी तरह से शोर शराबा ना हो। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने बना दिया, लेकिन उसके नतीजे में माहौल और खराब हुआ। इमरान खान आए और माहौल खराब हुआ, वो असेंबली चल नहीं पा रही। और अपोजिशन के लिए बड़ा अच्छा है कि इमरान खान की हुकूमत नहीं चल पा रही। रोज इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत कर्जे लेने पे मजबूर हो रही है, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप इस्लाहात नहीं होने दे रहे ना, कोई बिल पास नहीं होने दे रहे। कोई बिल पास ही नहीं हो सकता। पास अगर आपने करवाना है कौमी असेंबली से तो सेनेट से पास होगा, सेनेट से पास होगा तो पीपल्स पार्टी आपको चाहिए, पीपल्स पार्टी के ऊपर पास नहीं हो सकता। एनएससी वार्ड जो है, जो आपने सूबों को देना है 18वीं तरह, उसके ऊपर सिंध कार्ड खेलने के लिए भरपूर मुजाहमत के लिए तैयार हो रहे हैं। पैसा वैसा वहां पे खूब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि अगर ऐसे कोई मामला, गिरफ्तारियां होती हैं तो गिरफ्तारियों को रंग दे दिया जाए कि ये जो सिंध हुकूमत, और जाहिर है नहीं वो जाहिर है वो पीपल्स पार्टी, आपके ख्याल से पीपल्स जरदारी साहब जो है वो अपनी गिरफ्तारी या मुराद अली शाह साहब की गिरफ्तारी या अतीफ फराज, वैसी गिरफ्तारियां हो जाएंगी आराम से, सुकून से हो जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हुकूमत में है, उनकी हुकूमत है, उनके लोग हैं, उनके वुज़रा बैठे हैं और इलेक्टेड हैं। ये अलग बात है, इल्जाम है इलेक्ट अभी तो इलेक्ट होकर आए हैं, ठीक है ना। तो अब आप अगर उनके वुज़रा को, और उनके पास ये बहुत मामला खिंच के वो तैयार बैठे हैं, दिन के वो तैयार बैठे हैं और वो उसको खेलेंगे पूरा। अब मसला ये है कि रद्द अमल क्या होगा? रद्द अमल होगा लॉ एंड ऑर्डर, रद्द अमल होगा। वहां पे गवर्नर राज वाला एक बात चलाई, यहां से गए, जाना था हुकूमत के लोगों ने, वो मामला अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया एक दिन में हम फारिग कर देंगे। अब मामला फिर क्या होगा? ये असेंबली काम आगे कर नहीं पा रही, इस्लाहात हो नहीं पा रही, ये मामलात आगे, अगर इमरान खान असेंबली तोड़ दें, फर्ज करें जो एक बात हुई, केयर टेकर आ जाएगी। केयर टेकर असेंबली आकर भी, केयर टेकर असेंबली क्या करेगी? इस्लाहात तो नहीं करेगी ना। इस्लाहात वो कैसे करेगी? सॉरी, केयर टेकर हुकूमत आएगी ना, सॉरी असेंबली कह रहा हूं मैं। केयर टेकर हुकूमत तो कौन होगी? केयर टेकर हुकूमत वो क्या करेगी? अच्छा, अगर आपने फर्ज करें जो बहस चल रही है सदारती निजाम वाली, तो सदारती निजाम तो
रेफरेंडम के नतीजे में होता है। जी। यानी उस वक्त भी अयूब खान इसलिए हुआ कि अयूब खान आर्मी चीफ थे, फील्ड मार्शल हो गए तो सदारती निजाम आया। जी। फिर उसके बाद जो है वो मुशर्रफ साहब या जियाउल हक साहब आर्मी चीफ थे तो रेफरेंडम हुए दोनों के द्वार ऐसे ही में। है। अब मसला ये है कि ये तो ऐसी सूरत हाल तो बनने नहीं जा रही। अच्छा, अब इस किस्म की पूरी पिक्चर में सदारती निजाम कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, पार्लिमानी निजाम रहेगा तो फिर यही रहेगा, या केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी तो वो एहतसाब करेगी क्या, इस हुकूमत को अपोजिशन चलने नहीं दे रही। और जरदारी साहब इस वक्त सही बात समझ रहे हैं। अगर आप जरदारी, ये मुस्लिम लीग नून हवा में उड़ रही है कहीं के मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहा है, जी। ठीक है ना। मेरा ख्याल है और जो संजीदा मुस्लिम लीग में लोग हैं मेरे ख्याल से वो भी समझते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन का ऐलान जरूर हो सकता है, इलेक्शन का ऐलान होने में और इलेक्शन होने में बड़ा फर्क है। जियाउल हक साहब ने ऐलान किया था ना, अगर ये असेंबली टूट गई तो इलेक्शन का ऐलान होगा, ऐलान होने में और इलेक्शन होने में बड़ा फर्क है। अब उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, तो इसलिए इसको किसी तरह से सियासतदान मौजूदा पार्लियामेंट को बेतौकीर होने से बचाएं, अगर बचा सकते हैं तो। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम नहीं तो ये पार्लियामेंट और ये बाकी चीजें, हमें एनआरओ दो, हमें ढील दो, हमें बाहर जाने दो, हमें ये करो वो करो, बाकी 18वीं तरमीम फलाना डिमाकना फौजी अदालतें बने ना बने ये उनका इशू नहीं है, हमें भागने दो, भागने ये भागेंगे नहीं। चाहे हुकूमत रहे, आपको बज़ाहिर नजर आएगा कोई शख्सियत चली गई बाहर, वापस आ गई, चली गई, एहतसाब का अमल चलेगा आगे। ऑपरेशन जबरदस्त, मैंने कहा ना कि ये मंतकी नहीं तो गैर मंतकी अपने जान तक पहुंच रहे हैं। मुल्क ने आगे जाना है, मुल्क जो है वो किसी तरह से इस ये और ज्यादा अरसा हर रोज गुजरेगा ना। मैं आपको खित्ते के हालात, आपको मुल्क की सियासत और साथ साथ आपको रोज बताता रहूंगा कि देखें किस तरह बेतौकीर हो रहा है और किस तरह से पूरी रियासत को गिरवी रख दिया है इस बदमाशिया के निजाम जी। में। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।